हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्लासिक का आशिक आयुष्मान और ये है मेरा नया चैनल और नए चैनल का नया वीडियो। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ आदमी की मैच्योरिटी बढ़ती है, फिल्मों के सबटेक्स्ट, फिल्मों के सिंबॉलिज्म को वो अच्छी तरह से जानने लगता है, पहचानने लगता है। और जब मैंने फिल्मों को लेकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा तो और भी गहराइयों से इन फिल्मों को मैंने देखना शुरू किया और बड़े होने के बाद मैंने इन फिल्मों को बहुत भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इनमें से कुछ फिल्में तो बहुत ही जानी मानी फिल्में हैं, लेकिन बचपन वैसा लॉजिक कहाँ मानता है। आप सच सच बताइए अपने सीने पर हाथ रख के, जब आप बचपन में फिल्में देखते थे तो क्या देखते थे उन फिल्मों में? थोड़ी मारधार हो, थोड़ा सा अच्छा गाना हो, अच्छे डांस सीक्वेंसेस हो, बढ़िया बढ़िया स्पेशल इफ़ेक्ट्स हो और आपके चहेते स्टार्स उसमें हो। बस इससे ज़्यादा हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आता। कम से कम हम लड़कों के पल्ले तो इससे ज़्यादा कुछ पड़ता ही नहीं कि भाई मारधार होनी चाहिए, लास्ट में विलन पिटना चाहिए है कि नहीं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ना। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने इन फिल्मों को शायद देखा था, इसलिए शायद उन्हें मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया। अब आप पूछेंगे, जिन्होंने मेरे दूसरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म को नहीं देखा, वो पूछेंगे भाई 12 फिल्में क्यों ली? तो मैं हमेशा एक ही लॉजिक देता हूँ कि साल में 12 महीने होते हैं। क्रिकेट में भी 12th मैन का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए मैं हमेशा 10 की जगह 12 का काउंटडाउन करता हूँ। मैं 6 फिल्मों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और 6 फिल्मों के बारे में अगली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वो 12 फिल्में जो मुझे बचपन में अच्छी नहीं लगी थी पर मुझे अब वो क्लासिक लगते हैं, क्योंकि अब आप शायद मेरे सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी का मजाक उड़ाए दोस्तों, क्योंकि 12वीं फिल्म जो मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ इस लिस्ट में, वो एक ऐसी फिल्म है जो जब 1983 में आई थी तो फिल्म फेयर अवार्ड्स तो जीते ही थे, नेशनल अवार्ड्स में भी इसने काफ़ी तहलका मचाया था और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी काफ़ी प्रशंसित रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्ध सत्य की अर्ध सत्य जब मैंने बचपन में देखी थी, मैं करीब 8 साल का था, तो उस वक्त मेरे जहन में हीरो का मतलब था अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, ऐसे लोग जो ग्लैमरस है, डांस करते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। फिर उसके बीच एक साधारण सा दिखने वाला दुबला पतला सा, ज़्यादा हाइट भी नहीं है उसकी, ऐसे एक आदमी को भला कोई कैसे पसंद करता। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने इस फिल्म को ठीक से देखा, जब मैं ओमपुरी का फ़ैन बन गया धीरे धीरे, तब मैंने इस फिल्म को देखकर अप्रिशिएट किया, जाना और समझा कि ये कितनी इंटेंस फिल्म है। निर्देशक गोविंद निहाल ने इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से बनाया था, इतनी इंटेंसिटी से बनाया था कि वो एनर्जी, वो इंटेंसिटी आपको अपने अंदर महसूस होती है, जो शायद एक बच्चे के लिए समझना मुश्किल है। एक करप्ट सिस्टम को एक बच्चा कैसे समझेगा? तो इसकी वजह से शायद ये फिल्म मुझे तब अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब ये मेरे फेवरेट फिल्मों में से एक है। 11वीं फिल्म जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी एक बहुत ही अप्रिशिएटेड फिल्म है। हर जगह में उस फिल्म को बहुत अप्रिसिएशन मिली है। मैंने जब इस फिल्म को देखा था, मैं करीब सिर्फ 7 साल का रहा होऊंगा। मेरे मम्मी पापा इस फिल्म को देखने के लिए गए थे। कलकत्ते में एक हॉल हुआ करता था, चैपलिन, उस हॉल में ये फिल्म लगी थी। वहाँ ज़्यादातर 8 फिल्में लगती थी और इस फिल्म का नाम था मिर्च मसाला। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो एक 7 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि सिर्फ राजस्थान के डेजर्ट्स मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे थे और वो लास्ट में मिर्ची का पाउडर देकर जो क्लाइमैक्स सभी जानते हैं, बहुत ही मशहूर क्लाइमैक्स है मिर्च मसाला का, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आया था और इसके बाद मैंने कुछ दोस्तों के साथ चर्चा भी की थी कि यार बड़ी ही बोरिंग फिल्म है, बड़ी बकवास फिल्म है, इस फिल्म को अवार्ड किसने दे दिया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, करीब 17-18 साल का, मैं शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था मेरे ख्याल से, तो मैंने जी सिनेमा में इस फिल्म को फिर से देखा दोबारा और तब मैंने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि तब तक मैं बड़ा हो चुका था। जैसा मैंने कहा कि मेरी सेंसिबिलिटीज़ तब बदल चुकी थी और इस तरह की एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म के लिए मैं केतन मेहता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की एक फ़िल्म उस ज़माने में बनाई जिसने एक साधारण जो दर्शक होता है, जो एंटरटेनमेंट के लिए हॉल में जाता है, उसकी भी आंखें खोल दी। तो मेरे काउंटडाउन में 10वीं फिल्म है आविष्कार।
जी हाँ, वही आविष्कार जिसके लिए राजेश खन्ना को उनका तीसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तब मैं 10-11 साल का रहा होऊंगा। मुझे अभी भी याद है कि इसका वीडियो कैसेट आया था हमारे घर पे किसी के रिकमेंडेशन पे, और मेरे मम्मी पापा और शायद एक फैमिली फ्रेंड भी आए हुए थे जो कि लेखक भी थे, संपादक भी थे एक मैगज़ीन के। तो वो लोग बड़े चाव से देख रहे थे, तो हम बच्चे बैठे हुए थे, हमें तो बड़ी बोरिंग सी फीलिंग हो रही थी। और धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि बच्चों के देखने लायक शायद फिल्म नहीं है। तो आधी फिल्म देखने के बाद, किसी तरह झेलने के बाद, मैं बाहर निकल गया, उनके बच्चों के साथ बाहर खेलने लग गया। और हम लोग बोल रहे थे, क्या पापा मम्मी कैसी कैसी पिक्चरें देखते हैं यार, ऐसी फिल्में देखने से तो ना देखना बेहतर है। लेकिन अब जब मैं इस फिल्म को देखा, मैंने हाल ही में इस फिल्म को देखा, उसके बाद करीब 2014-15 की बात है, तब मैंने यूट्यूब पे इस फिल्म को देखा था। मुझे याद पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए यूट्यूब पे आई थी, अब शायद मिलती हो या ना मिलती हो मुझे मालूम नहीं। तो आविष्कार को मैंने जब फिर से देखा तो उसकी जो डायनामिक्स है, एक मैन और वुमन के बीच में जो डायनामिक्स होते हैं या शादी के बाद जो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। लेकिन अब मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मतलब उस फिल्म को मैंने इतना बुरे फिल्म का दर्जा क्यों दे दिया था, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्म है। 9 नंबर पे जो फिल्म है वो है यश चोपड़ा की बहुत ही प्रेज क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म धर्मपुत्र। तो मैंने जब इस फिल्म को पहली बार देखा दोस्तों, तो पापा के साथ बैठ के मैं देख रहा था, मुझे अब भी याद है। तो मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद ही नहीं आई थी। पापा को बहुत अच्छी लग रही थी, मम्मी भी थी, मुझे जितना याद पड़ा उन्हें भी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे सिर्फ शशि कपूर अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो पहले से ही मेरे फेवरेट थे। मैंने चोर मचाए शोर देखी थी, दीवार देखी थी उनकी, फ़कीरा देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। तो बस शशि कपूर को देख रहा था, बाकी समय मैं कभी कभी जम्हाई ले रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था। क्योंकि देखिए, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी, जो सेंसिटिव इश्यूज़ उठाए गए थे, उन चीज़ों को समझने की डेप्थ एक बच्चे में नहीं होती है। कम से कम मुझ में तो नहीं थी। अगर आप मुझसे सच पूछे तो मुझे सिर्फ शशि कपूर के एंग्री यंग मैन वाला जो एक उन्होंने एटीट्यूड दिखाया था फिल्म में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अलावा बाकी समय मुझे ये फिल्म बहुत बोरिंग लग रही थी उस वक्त। देखिए, ये बात अगर आप समझे तो बहुत ही नॉर्मल है कि एक 10 साल का लड़का है या 9 साल का लड़का है, उसे कहाँ इस कम्युनल डिस्कॉर्ड या इस लड़के के डिलेमा या जो सेंसिटिव इश्यूज़ और भी ज़्यादा उठाए गए हैं धर्म और जाति का, तो उनको समझने की गहराई एक बच्चे में होती नहीं है। उसके बाद कहानी है कि मैं बड़ा हो गया, 2nd या 3rd ईयर में पढ़ता था, तो उसकी जो DVD है वो आई। मैं सिने क्लब का मेंबर था, शायद उसीलिए आई होगी, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। लेकिन कॉलेज में ही मैंने इस फिल्म को देखा था। तब मैंने बिल्कुल नए नज़रिए से उस फिल्म को देखा। मुझे लगा यार, मैं बचपन में क्या था, मेरी अकल, शायद मैं मंदबुद्धि था या मेरी अकल मारी गई थी क्या, मैंने इतनी अच्छी, इतनी इंटेंस फिल्म को कैसे डिसलाइक कर दिया था। फिर मुझे वो सारी फैक्टर्स समझ में आ गए कि बचपन की साइकोलॉजी अलग होती है। अब मैं एक ग्रोन अप लड़का हूँ, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ ऐसे इश्यूज़ के बारे में आए दिन, और ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी मुझे हो चुकी थी, इसमें हमेशा से है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी अंडररेटेड फिल्म, यश चोपड़ा की धर्मपुत्र। 8 नंबर पर जो फिल्म है वो है तो एक कमर्शियल फिल्म, लेकिन उस फिल्म ने सबको डरा दिया था जब ये फिल्म आई थी। आप शायद समझ गए होंगे, ये 1972 की रिलीज़ है और फिल्म का नाम है 2 गज ज़मीन के नीचे। ये रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म है और इसी से रामसे फिल्म्स का जो हॉरर फिल्म्स का दौर जिसे कहते हैं वो शुरू हुआ। ये फिल्म मैंने देखी थी करीब मैं 11-12 साल का था। उस वक्त हॉरर फिल्मों का मुझे बड़ा चस्का चढ़ा था, तो कभी कभी मैं पापा को थोड़ा बहुत पटा के, या अगर यूनिट टेस्ट में मेरे अच्छे रिजल्ट्स होते थे तो मैं बहुत सारे इंग्लिश या हिंदी, इवन बंगाली में भी हॉरर फिल्म्स लेकर आता था और उसको वीडियो पे देखता था। तो तब मैंने काफ़ी डरावनी फिल्में देख ली थी, जैसे वीराना, पुराना मंदिर, जो यूजुअल फॉर्मेट की डरावनी फिल्में होती हैं। तो जब मैं 2 गज ज़मीन के नीचे देखी थी तो मुझे लगा कि ये किसने हॉरर फिल्म का दर्जा दे दिया, या इस फिल्म में तो कुछ डर तो है लेकिन उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, या उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ऊपर ये फिल्म नहीं छोड़ रही है जो दूसरी फिल्मों ने छोड़ा था। असल में बात यह है कि उस फिल्म में कोई वैसे दांत निकला हुआ वो
बेयर सूट वाला मॉन्स्टर नहीं था जो नॉर्मली बच्चों को डराता है। ये फिल्म एक दूसरी तरह की फिल्म थी। इस फिल्म में जो डर था वो बहुत सटल वे में आता है। इस फिल्म में एक सस्पेंस एलिमेंट था। ये सारी चीज़ें मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी। इसके बाद जब मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ता था तो एक जेंटलमैन नाम की एक मैगज़ीन निकलती थी। उस मैगज़ीन में काफ़ी सारे अंडररेटेड फिल्मों के बारे में दिया हुआ था एक इशू में, और उसी इशू में मैंने 2 गज ज़मीन के नीचे के बारे में फिर से पढ़ा, और मैंने ये भी जाना कि राम गोपाल वर्मा को इस फिल्म ने बहुत इम्प्रेस किया था। तो उस ज़माने के राम गोपाल वर्मा खुद ही काफ़ी इम्प्रेसिव थे, मतलब मुझे उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगने लगी थी तब। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है उस फिल्म में बचपन में। तो फिर मैंने इसकी DVD मंगाकर घर पे जब मैं आया वैकेशंस पे तो मैंने देखी इस फिल्म को, और तब मुझे ये लगा ये फिल्म, हाँ मैं इसे एक परफेक्ट हॉरर फिल्म तो नहीं कह सकता, लेकिन एक स्केरी थ्रिलर फिल्म ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स है जो आपके अंदर एक कपकपी पैदा करती है। आपको ऑन योर फेस नहीं डराती, लेकिन आपके अंदर एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है। मतलब आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जब आपका फिल्म देखना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जब फिल्म के बारे में सोचने लगेंगे, जो ज़्यादातर दर्शक सोचते हैं, तब आपको धीरे धीरे अंदर से डर का एहसास होगा। इसी वजह से 2 गज ज़मीन के नीचे भी मेरे इस लिस्ट में शामिल है। ये काउंटडाउन की आखिरी फिल्म, मतलब छठी फिल्म, जो मुझे बचपन में अच्छी नहीं लगी थी और अब बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इनफैक्ट उसे एक क्लासिक का दर्जा देता हूँ। वो थी श्याम बेनेगल की कलयुग। एक्चुअली कलयुग की इम्प्रेशन मुझे कुछ और ही दी गई थी। मुझे बस ये बताया गया था कि ये एक एडप्टेशन है, मॉडर्न डे एडप्टेशन है महाभारत का, जो कि सच है। लेकिन मैंने शायद ये समझ लिया कि महाभारत का मॉडर्न एडप्टेशन है तो इस फिल्म में बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारा एक्शन होगा, बहुत सारी डायलॉग बाजी होगी। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया, शुरू के 20-25 मिनट तो ठीक थे। उसके बाद उस वक्त मैं शायद 13-14 साल का रहा हूँगा। उस वक्त मुझे ये लगने लग गया कि बहुत ज़्यादा सीन्स जो हैं बहुत स्ट्रेच्ड हैं और बहुत ही कम एक्शन सीन्स है फिल्म में, और जितने भी इंटेंस सीन्स है वो भी मेरे सर के ऊपर से थोड़े से निकल गए थे। और मुझे लगा था कि शायद थोड़े बहुत स्पेशल इफेक्ट्स तो होंगे, घटोत्कच होगा, ऐसा कुछ लगा होगा मुझे। तो कुल मिलाकर मुझे ये फिल्म बहुत बिलो एवरेज सी लगी थी, ठीक ठाक लगी थी। हाँ, शशि कपूर तब भी मुझे इसमें अच्छे लगे थे, रेखा अच्छी लगी थी, विक्टर बनर्जी बहुत अच्छे लगे थे, उनका दमदार रोल भी था मॉडर्न डे दुर्योधन का। कट टू 2007, जब मैंने फाइनली अपना एक स्टेबल करियर शुरू किया। नौकरी के 2 महीने हो चुके थे, सैलरी ली मैंने और एक DVD प्लेयर ख़रीदा। अब DVD प्लेयर के साथ उस ज़माने में 2 या 3 DVDs आप ले सकते थे एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो मैंने विनोद मेहरा स्टारर हिफाजत ली थी और एक कोई बंगाली फिल्म ली थी, और तीसरी जो है ये फिल्म ली थी श्याम बेनेगल की कलयुग। तब मुझे याद आ गया कि मैंने इसे बचपन में देखा था 12-13 साल की उम्र में, और मैं इसे ले आया कि अब देखते हैं, अब शायद मुझे ये फिल्म अच्छी लगेगी। कहीं ना कहीं मुझे मेरा सिक्स सेंस कह रहा था, और वह बिल्कुल वही हुआ। और इस फिल्म में जो महाभारत के साथ इन्फ्लुएंसेस हैं, जो महाभारत के साथ इसके डिफरेंसेस भी हैं, उसको मैंने एक नए सिरे से अप्रिशिएट करना भी शुरू कर दिया। महाभारत में जिन चीज़ों का वर्णन है उसको जाहिर है कि आप अब के ज़माने में तो दिखा नहीं सकते। तो तब मुझे ये सेंस तो आ गया था, और इसलिए फिल्म मुझे बहुत और भी ज़्यादा अच्छी लगी। फिल्म में जो ड्रामा था, जो इंटेंसिटी थी और जो तनाव था 2 परिवारों के बीच, इतनी खूबसूरती से दिखाया गया था। रेखा के डिलेमा को इतनी अच्छे से दिखाया गया था, कर्ण का इतना अच्छा डायमेंशन दिखाया गया था, और एडप्टेशन इतनी बढ़िया थी श्याम बेनेगल की, इतनी कसी हुई डायरेक्शन थी कि मेरे मुंह से वाह ताज की तरह वाह मिस्टर श्याम बेनेगल निकल गया था। तो ये था मेरा पहला पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के जहन में भी ऐसी कुछ फिल्में होंगी जो आपको बचपन में अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में जाकर वो फिल्में बहुत अच्छी लगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसी कौन सी फिल्में थी आपकी। कि यही ख़त्म नहीं होता है, ये तो बस पहला पार्ट था दोस्तों। दूसरा पार्ट अभी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल क्लासिक का आशिक एंड आयुष द फिल्मी बुकवर्म। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।